मिशन 2023 किन किन मुद्दों को लेकर प्रशासन, जिला प्रशासन काम करने वाला है? सबसे शहर के क्षेत्र में देखा जाए तो साफ सफाई और यहाँ की जो खराब सड़कें हैं वो अच्छी सड़क बन जाए, ये मेरी एक प्राथमिकता में रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में क्या गुंजाइश है, क्या बेहतर किया जा सकता है? हर बार नौकरी की तरह नहीं होती, बिल्कुल। जब तक आप अपना कुछ व्यक्तिगत इनपुट ना दें। हाँ। क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक यूनिट होता है, हर तरीका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। बिल्कुल। दौर होता था कि कलेक्टर को काम करने के लिए पूरे 7 दिन मिलते थे, पूरा सप्ताह मिलते था, लेकिन अब हम देखते हैं कि सोमवार को टीएल, मंगलवार को जन सुनवाई, बुधवार को डीसी, गुरुवार को कहीं न्यायिक, मतलब ऐसे करके पूरा दिन, पूरा जो समय है वो निकल जाता है। जनता के लिए समय निकालना कितना मुश्किल होता है। इसके लिए अब ये है कि शनिवार इतवार की छुट्टी तो छुट्टी नहीं रह जाती है, और हम लोग भी ऑफिस में अब 5:30 बजे का बंधन होता नहीं, देर तक जब तक काम चलता रहता है। एक बार क्षेत्र में निकल जाए तो फिर लौटने का एजेंडा नहीं रहता। पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने वाले का डेडिकेशन होना चाहिए और पढ़ने वाले का डेडिकेशन, ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारे शिक्षक पढ़ा रहे बच्चों का उतना फोकस होना चाहिए। जो बैंक को लेकर लोगों को समस्याएं होती हैं, किस तरीके से, क्या ये दायित्व है, किस तरीके से उसको निभाने की कोशिश की जाती है? खेती किसानी में के क्षेत्र में जो हमारा जो ग्रामीण बैंक है, हाँ, कोऑपरेटिव बैंक, हाँ, ये एकमात्र ऐसा बैंक है जो कि आप 0% ब्याज पे लोगों को लोन देते हैं। पर्यटन की बात करी तो ऐसे में जो बांधवगढ़ है, अमरकंटक है, शहडोल एक संभागीय मुख्यालय है, क्या लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में हम इस शहडोल को यदि हब बनाया जाए, विकसित किया जाए, तो दोनों आसपास हैं, दोनों जो महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे में अगर शहडोल में कुछ ऐसी संभावनाएं बने तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और शहडोल का नाम भी आगे आएगा। ये जो सीवर प्रोजेक्ट चल रहा है मैम, लगातार इस पर जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान होती थी, क्योंकि बरसात का पूरा टाइम गुजरा, कई घटनाएं भी घटी। ऐसे में आपको क्या लगता है? जहाँ पे जब कभी सड़क खोदते तो हम लोग उनसे कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसको टेम्पररी रिस्टोरेशन करो। जहाँ भी काम करें उनकी गुणवत्ता पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, इस पे इनके पानी के छिड़काव पे ध्यान देते हैं। पेसा एक्ट को लेकर एक बड़ा सरकार की एक मंशा है कि जन जन तक लोग इसे समझें, इसका उपयोग करें। किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है प्रशासनिक पैसा एक्ट का प्रचार प्रसार में, इसमें पैसा एक्ट में कई गतिविधियाँ हैं। जैसे हम लोग कोई भी काम करते तो ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव पहले भी आता था, अब और इन लोगों को जागरूक किया। यहाँ की जो विधायिका हैं वो भी महिला हैं, सांसद हैं वो भी महिला हैं, और आप एक प्रशासनिक पद पे हैं, क्या समन्वय रहता है? और खासतौर से महिला वित्त आयोग की बात करें, वो भी महिला है, तो ऐसे में आपकी कोई महिलाओं के लिए इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मंत्रणा या कोई समन्वय, सामंजस्य किस तरीके से बात होती है आपकी? इसके पहले मेरे कुछ कलेक्टर रहे होंगे, तो हो सकता है कि कुछ योजना में मेरे से बेहतर कर पाए होंगे, कुछ में ऐसा होता होगा, कुछ मैं अपनी मानवी संवेदना किसी में ज़्यादा जाए। हर कोई इंसान एक जैसे से तुलना नहीं किया। एक आखिरी सवाल अपने बिरादरी की ओर से, पत्रकारों के लिए क्या विशेष होने वाला है, और एक जो उनमें एक कहीं ना कहीं हीन भावना जो आ रही है कि हमारे खबरों पर जो कार्रवाइयाँ होती हैं या हमारे खबरों पर जो है विशेष रूप से एक पहल नहीं हो पाती है, कई खबरें कई बार छपती हैं, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई या विभाग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, क्या वजह है? सभी अधिकारियों को बार बार निर्देश दिए कि यदि कोई अखबार में घटना छपी है तो उसको पढ़े, समझे, उसकी हकीकत जाने। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अखबार में कोई घटना छपती है तो यदि हमको ऐसा लगता है कि पहले उस अधिकारी से पूछ लिया होता उस न्यूज़ को बनने के पहले, तो हो सकता है कि वो उतनी गंभीर होती नहीं जिस गंभीरता के रूप में वो आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रभाव पड़ता है कि जैसे कहीं कोई गंभीर है, कोई घटना हुई है किसी के घायल होने की, तो अखबार के माध्यम से प्रशासन तत्काल सजग होता जाता है। कई बार पूरा प्रशासन पूरे शहर टाइम एक मतलब घर के आगे तो नहीं ध्यान रखता। हमारे जो पत्रकार हैं वही हमें कई बार जनता की खबरों से बिल्कुल आईना की तरह चीज़ों को, आईने की तरह चीज़ें जब सामने आती हैं, पर जब कई बार ऐसा होता है कि हमेशा खंडन देते हैं कि उसको सही रूप से लोगों के सामने आ पाए, और यदि कई बार अखबार के सामने से आते हैं तो कोई भी प्रयास होता है तो हम ये भी बताते हैं कि हाँ आपके प्रयास से ये खबर आई थी, तो उसके लिए कार्रवाई। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद, और सीधा संवाद के इस विशेष कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं विशेष मेहमान, यानी शहडोल जिले के संवेदनशील कलेक्टर
वंदना वैद्य जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और जिस तरीके से 2022 अलविदा कह रहा है, 2023 अपने आगाज के सवाब पर है, कैसा अनुभव रहा पिछले कार्यकाल का, और मिशन 2023 किस रूप में एज ए प्रशासनिक अधिकारी लेने जा रहे हैं? सितंबर 2021 में मेरी शहडोल में पोस्टिंग हुई थी। मेरे लिए एकदम एक नया क्षेत्र था। शहडोल पहली बार आना हुआ। जब यहाँ आते साथ ही यहाँ के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गई मैं। उस वक्त कोरोना का सेकेंड डोज का टाइम चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और आते साथ सबसे पहले मुख्य चुनौती ये थी कि कोरोना की जो सेकेंड डोज की वैक्सीन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगवाना है। तो जब यहाँ आए तो मुझे सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला। सब लोग मुझे कुछ ना कुछ एक बता कर जाते थे मेरे पास में आके, चाहे आपके पत्रकार भाई हो या कुछ भी, कि यहाँ कैसा काम होता है, यहाँ कैसे लोग हैं, आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। तो उस तरह से जैसे जैसे समय बीतता गया अपनी प्राथमिकताएं स्वतः निश्चित होती चली गई। मैम एक सुझाव के रूप में भी एक बड़ी काफ़ी चर्चित हैं, आपकी हर किसी से सुझाव लेती हैं, और लोग जब आप कलेक्टर को अपना सुझाव देते हैं तो अपने आप में सच में वो एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये जो आपकी थीम है, क्या कभी कभी आपको लगा होगा कि किसी के सुझाव से कुछ बेहतर काम हो गया? ऐसा कोई विशेष काम हो तो बताएं जो सामान्य नागरिक से सुझाव के बाद कुछ अच्छे काम आपने किए। इस बारे में तो मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि शहडोल में मेरे कई पत्रकार भाई जो हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि किसी कोई एक घटना घटित होने पे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर एक ऐसी बात है, या कोई आदमी ठंड में कुकड़ रहा है, वहाँ पे प्लीज़ आप उसको जाके देख लीजिए। या फिर किसी बेगा समुदाय की एक समस्या आई थी कि वहाँ पर एक ऐसी समय है, यदि आप उसको देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये उन्होंने एक हित में एक बात बताई, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। निश्चित रूप से उन चीज़ों पर मैम, चूँकि अब एक ज़िले के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, ऐसे में जब आप यहाँ पे आई तो आपको क्या लगा कि किन क्षेत्र पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और जो आपकी उस समय जो ज़रूरत महसूस की होंगी, किस हद तक 2022 के अंत तक वो काम आपने किए जो आने वाले समय में एज ए कलेक्टर आपको याद किए जाए? जब हम यहाँ पर आए थे उसके बाद सबसे पहले मुझे ऐसा लगा था कि एक शहर में स्वच्छता अभियान में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। यहाँ पे स्वच्छता के लिए अमला तो है, नगर पालिका में है, स्वच्छता कर्मी हैं जो अपना काम करते हैं। पर जब हम आए तब यहाँ पे रात्रिकालीन सफाई नहीं होती थी, और विशेषकर जो महिलाएं हैं उनका कहना था कि ये रात्रि को कैसे निकलेंगी। बिल्कुल। फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनको मोटिवेट करना। इनकी हम लोगों ने 2 बार, जितनी भी महिला स्वच्छता कर्मी हैं और सभी की 2-3 बार मीटिंग ली। एक बार नगर पालिका में खुद जाके ली, फिर एक बार बाणगंगा में ली, और उनको खूब प्रोत्साहित किया, उनकी एक जैसी ड्रेस दिलवाई, और उन के साथ रात को भी हम खुद निकले, जिसमें रात को 10 बजे जहाँ वो इकट्ठी ग्रुप में झाड़ू लगा रही थी, स्वच्छ सफाई का काम करनी थी, तो उनके साथ उनका हाथ भी बटाया, उनको साथ में लेके पॉलिटिक ग्राउंड ने बहुत अच्छी स्वच्छता का काम किया था। और कई ऐसे पैचेस तय कर लिए थे कि आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, एक दिन सब्जी मंडी में जाएंगे। तो उन महिलाओं के साथ जाने लगे तो वो अब तक मैं उनको पहचानने लगी हूँ। यदि वो कहीं शहर में दिख जाएंगे तो मुझे याद दिख जाता है कि हाँ ये वही हैं। तो उस संवाद का फ़ायदा ये मिला कि खूब स्वच्छता में बहुत मेहनत करी गई, और जैसे स्वच्छता के हिसाब से कई जोन्स बनाए गए हैं, तो पूरे भारत भर के, तो अपने जो कुछ जोन बने हुए हैं उन जोन में अपने मध्य प्रदेश में तो शहडोल की 5वीं रैंक आई है। जैसे अमृत 2.0 योजना है, अपनी जो भी सल्फा जो है नदी, जहाँ से अपनी पानी सरफा अटका है वहाँ से पानी सप्लाई होता है। अब अमृत 2.0 में वहाँ पर एक नया डैम बन रहा है, उसके लिए पैसा स्वीकृत हो गया है, जिसमें 8,000 लोगों को पानी मिलेगा, और कई किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, और 5 पानी की नई टंकियां बनेंगी। ये एक अच्छी चीज़ है शहर के लिए। हाँ, शहर के लिए एक बड़ा काम है। मैडम, आपको लगता है कि चूँकि जब हम शहडोल की बात करते हैं तो ऐतिहासिक पुरातात्विक शहर है, ऐसे में जो 365 तालाब हुआ करते थे, और ख़ासतौर से जो नदियाँ हैं, जो छोटे छोटे नाले हैं, उनका भी अस्तित्व अब अतिक्रमण के दायरे में है। ऐसे में आपको लगता है कि किस तरीके से यह प्रशासन या सब मिलके इसको कैसे क्या बेहतर करने की ज़रूरत है कि वो जो 365 की मांग हो रही है, तो अगर 65 जिंदा हो जाए, आपको क्या लगता है उसके लिए कोई मास्टर प्लान?
इसके लिए हमने सबसे पहले शहडोल शहर के लिए हमने 100 तालाब चिन्हित किए। अब जो 100 कहते हैं कि शहडोल में प्रॉपर में 100 थे, तो उसमें से लगभग 95 के जो तालाब हैं वो राजस्व रिकॉर्ड में हैं। तो उसमें से जो कुछ तालाब अच्छे हैं, उसमें से कुछ 17 तालाबों को हमने पहले चरण में उठाया, जिनके लिए हमने डीएमएफ से पैसा दिया है और डीएमएफ से स्वीकृत भी हो गया है। और उसके बाद पंचायत चुनाव है, फिर नगर पालिका के चुनाव है, अब उनके टेंडर वगैरह हो गए हैं। और आप देखना पॉलीटेक्निक के पास वाला तालाब, उसकी सिल्ट उड़ गई है, वो एक अच्छे रूप में दिख रहा है। पोनांग तालाब में फव्वारा लग गया है और उसकी बाउंड्री वाल का काम चल रहा है। तो अब इस नए साल में ये तालाब पहले से एक बेहतर स्थिति में दिखेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैडम थोड़ा सा विषय पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके थोड़ा सा व्यक्तिगत एजुकेशन, और चूँकि आप एक अच्छी आपने लॉ की पढ़ाई भी करी है और आपके प्रशासन में भी वो चीज़ें दिखती हैं, तो आपका स्वभाव है या पढ़ाई का असर है, और जो आपका जो शिक्षा दीक्षा का विशेष जो एक सब्जेक्ट और राज्य प्रशासनिक सेवा में जब आई उस समय की तैयारी और जब आपको आईएएस का अवार्ड मिला, वो एक सफ़र कैसा रहा, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। मुझे राज्य प्रशासनिक सेवा में मैं वर्ष 1993 में आई थी और मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2009 का बैच मिला है। इसके पहले मैंने जबलपुर में पदस्थ रही, फिर सिवनी में रहे और मेरा सेवा का ज़्यादातर समय इंदौर में डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू और लोक सेवा आयोग में सचिव, उप सचिव के रूप में रहा। हर इंस्टीट्यूशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब आप अपर आयुक्त होते हैं या डीसीआरपी के रूप में काम करते हैं, तो आपको एमपीएलआरसी और उसको उस रूप में देखना, ज़मीन सरकारी ज़मीन है, निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए, और भूमि विक्रय की अनुमति में क्या सावधानियाँ ली जाती हैं, उसको मैंने एडिशनल कमिश्नर के रूप में बहुत अच्छे से देखा। क्योंकि झाबुआ, अलीराजपुर और धार का जो बेल्ट है, उसमें कलेक्टरों के आदेश के विरुद्ध हमारे पास अपीलें आया करती थी। तो उन प्रावधानों को देखने से मुझे यहाँ पे कोर्ट केस वगैरह देखने में काफ़ी मदद मिली। जब लोक सेवा आयोग में थे तो वहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी क्लास 1 अधिकारी हैं जो लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं, उनके विभागीय जांच के प्रकरण अनुमोदन के लिए लोक सेवा आयोग में आते हैं। तो जब उनके कोई दंड के प्रकरण अनुमोदन के लिए आते थे, तो किस अधिकारी से कौन सी ऐसी चूक हुई है जिसके कारण आज उसका प्रकरण बना। तो अपने मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम, या अपन जो चीज़ें खरीदी करते हैं या अपन जब अनुमतियां देते हैं, तो क्या चीज़ रही होंगी जिसके कारण कोई एक अधिकारी पे एक बात आ सकती है, इसको मुझे बारीकी से देखने का मौका मिला। तो मैं भी अपने यहाँ अधिकारियों को बोलती हूँ कि जो भी कार्य करो, चाहे भंडार क्रय नियम का पालन पारदर्शिता से करो, जेम पोर्टल से लो, कोई भी चीज़ कहीं भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी आप शामिल होते हैं तो बराबर उसकी आपत्ति आना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए और आपकी नोटशीट बिल्कुल स्पीकिंग होना चाहिए और कार्यशैली में पारदर्शिता होना चाहिए। क्योंकि यदि आप कोई काम करते हैं तो आज सूचना के अधिकार में आपके तहत आप जब तक है उसके बाद चीज़ें बाहर आती हैं। बिल्कुल उस समय तो जो परिपक्वता है वो छलक के आती है। हाँ, तो मैं अपने सभी राजस्व अधिकारियों को बोलती हूँ, सभी अधिकारियों को बोलती हूँ कि कभी भी एक कोई थोड़े से लालच में आके गलत काम नहीं करना चाहिए। आज हमें नौकरी मिली है, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से एक नौकरी मिली है, इसकी हमें ईश्वर की तरह पूजा करना चाहिए और हमें इतना अच्छा मौका मिलता है। आज मैं यहाँ कलेक्टर हूँ तो मैं इतना अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि यदि हम किसी गाँव में गए और यदि किसी आदमी कोई हमारे पास आता है कि राशन की समस्या है या पर्ची नहीं मिली है या किसी को पेंशन की समस्या है या किसी को कोटेदार की समस्या है, तो हम कम से कम तत्काल दे सकते हैं। मतलब हमें ईश्वर ने कितनी बड़ी हम पे एक कृपा करी, इसका हमें पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। हम बिल्कुल ईश्वर का प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं और किसी भी अधिकारी को अपने इन अधिकारियों का कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वो तो आपकी संवेदनशीलता में चीज़ें आती हैं। मैम आपको क्या लगता है जब आप कलेक्टर नहीं होती, हाँ, तो क्या आप न्यायिक क्षेत्र में होती? हाँ, लॉयर होती? मैंने लॉ किया हुआ है, मैंने सिविल जज की परीक्षा भी दी थी और सिविल जज की एग्ज़ाम दी थी और ये दोनों रिजल्ट मेरे पास आए थे, तो राज्य प्रशासनिक सेवा में आए। नहीं तो मैं न्यायिक सेवा में और प्रयास करके वहाँ जाने का प्रयास जरूर इसलिए करती क्योंकि मेरे फादर भी खुद डिस्ट्रिक्ट जज थे, फिर उसके बाद हाईकोर्ट जज से सेवानिवृत्त हुए, तो न्यायिक सेवा की मेरी एक बचपन से अभिरुचि थी। आपको लगता है कि मैंने मिस किया या मैं यहाँ नहीं? अब अच्छा लगता है, अब अच्छा लगता है। बिल्कुल दोनों ही क्षेत्र जनता हाँ, अच्छा लगता है। जी।
दोनों कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, पर वहाँ की संतुष्टि अपनी जगह। पर यहाँ पे आप वो एक न्यायिक सेवा में क्या है, प्रोसीजर के तहत किसी को न्याय देते हैं। यहाँ पे तत्काल सीधे तौर पर तत्काल आपके रिजल्ट आज काम करेंगे आपको तुरंत दिखाई देते हैं। अच्छा, कभी लगा आपको कि मैं कलेक्टर हूँ? नहीं लगता ऐसा। अपने अंदर एक जब हाँ जाते हैं तुरंत अच्छे काम होते हैं, लोग सम्मान करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कलेक्टर है। पर जब काम करते हैं तो अपन जनता के लिए तो हैं, अपन जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं अपन। उस रूप में जब फीलिंग लाएंगे ना अपने काम करने की, तभी आप सच्चे मन से काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका एक बड़ा कदम रहा, बड़ी सक्रिय रही, चाहे वो चिकित्सालय को लेकर हो, चाहे वो आयुष्मान को लेकर हो। क्या विशेष दिलचस्पी रही और क्या उपलब्धियां रही? अस्पताल में विजिट करना मेरे एक एजेंडे में शामिल है। हर 7-8 दिन में मैं एक बार अस्पताल में ज़रूर जाती हूँ। यदि कुछ पेपर में ऐसा घटना आई कि एक बार हुआ था कि एक लड़की को बाघ ने रात को घायल कर दिया था, तो हम रात को तुरंत चले गए थे। और एक बार जन सुनवाई में एक महिला आई थी कि उसको कुछ पेट में दर्द हो रहा था, वो सहायता राशि मांगने आई थी, तो हमने उसको तुरंत ही भर्ती करा दिया था अस्पताल में। और हम उसी दिन अस्पताल में जाके उससे मिलकर आए थे कि हमने कहा इसके लिए जब तुम्हारा फ्री में इलाज हो रहा है, आयुष्मान कार्ड है, तो आप यहीं लो, ज़बरदस्ती कहीं बाहर बड़े अस्पताल में भटकने से मतलब नहीं। और उसके बाद वो स्वस्थ भी हो गई। और आयुष्मान कार्ड में हमने बहुत मेहनत करी। जब हम शुरुआत में जब हम यहाँ आए थे तो हमारे आयुष्मान कार्ड के जो बने थे उसका परसेंटेज हम लोग 41 रैंक पे थे। उसको हम लोग मेहनत कर करके 21 या 22 रैंक पे लाए हैं। अब हमारे 74% आयुष्मान कार्ड लोगों के बन गए हैं। अब आयुष्मान कार्ड सोचिए कि जिस आदमी के पास आयुष्मान कार्ड है उसके हाथ में 5 लाख का एक क्रेडिट है, हेल्थ क्रेडिट है। जब हम बीमार होते हैं, आज हम और आप डॉक्टर ने यदि एक टेस्ट लिखा, एक एक्सरे लिखा, एक ब्लड टेस्ट लिखा, दवाई लीजिए, 1000 रुपये तो ऐसे ही लग जाते हैं। बिल्कुल। पर जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, सोचिए उनके पास कितनी बड़ी चीज़ है, एक 5 लाख का हाथ में है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग कैंप लगा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। आधार अपडेशन की उसमें एक बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि जो आदमी एक लंबा चौड़ा बड़ा खड़ा है, उसके पास आधार कार्ड बनाओ तो उसके बच्चे वाली फ़ोटो लगी है, तो उसको अपडेशन करना होता है। तो अपडेशन करने के लिए लोगों को लाना, स्कूलों में भी हमने अपडेशन के कैंप लगाए हैं। तो अब आगे और जल्दी हम सैचुरेशन पे पहुंच जाएंगे आयुष्मान कार्ड में। और उसके अलावा अभी अस्पताल में उसको हम लोग नए कलेवर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ओपीडी बनी है, उस ओपीडी को नए रूप में लाएंगे। नई ओपीडी पहले बनी थी, जब मैं यहाँ आई थी तो पहले बनी थी, परंतु उस ओपीडी चालू नहीं हुई। और जो डॉक्टर्स हैं वो पुराने वाले जो उनकी ओपीडी थी उसी में बैठ रहे थे। अब हम उस नई ओपीडी को अच्छे से तैयार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी दूर दराज से, केशवाही से, पपोन से या किसी दूरस्थ एरिया से कोई आता है, तो जब अस्पताल में जब आया है और यदि वो वेटिंग में है तो वो एक इतनी अच्छी आराम कुर्सी पे बैठे, ठंडा पानी पिए, उसके सामने एक बढ़िया टीवी चलता रहे, जिस समय उसमें कभी यदि डॉक्टर का वेट करना है तो उसको उबाऊ समय ना लगे। और इसके लिए हम इसको जब हमने इसका रिनोवेशन का प्लान बनाया तो हमने उसके यहाँ पे शहर के जो बड़े अस्पताल हैं, जैसे अपर्णा है या आदित्य हॉस्पिटल है, हमने और डॉक्टर परिहार ने उनकी विजिट करी और खूब सारे स्क्रीनशॉट्स लिए, कैमरे से कई फ़ोटो खींचे, फिर आर्किटेक्ट के साथ बैठ के उसका प्लान बनाया है। और उसमें हम उसमें सेक्शन बना रहे हैं। और जैसे जो मरीज भर्ती है, जब उस अस्पताल में सोए तो घर जैसे कंफर्ट में सोए, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। कि यदि जिस तरीके से, चूँकि हम जिले की बात करें तो हमारा एक संभागीय मुख्यालय, ऐसे में मेडिकल कॉलेज भी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है और कैसे हॉस्पिटल, अगर अपन जनपद स्तर पर, विकासखंड स्तर पर आपको लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था और वहाँ के जो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यदि उनको डेवलप और मजबूत किया जाए तो जो एक वर्डन है जिला अस्पताल का या मेडिकल का, वो कम हो सकता है, लोगों को स्थानीय स्तर पर उपचार भी मिल सकता है, ऐसा भी? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। हमारे यहाँ 37 CSC PSC मिला के हमारी स्वास्थ्य की संस्थाएं हैं। उसमें अपने डिलीवरी पॉइंट्स हैं, कई L2 L3 डिलीवरी पॉइंट्स हैं। और एक कायाकल्प अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्रेडिंग होती है। उसमें 70% से ऊपर नंबर लाना चाहिए। तो सभी CSC PSC के सभी डॉक्टर्स की मैंने कई बार मीटिंग ली है। अभी उनके लिए असेसमेंट के लिए एक टीम आने वाली है, जिसमें एक अमझोर PSC में बहुत अच्छा काम हुआ है।
और कंचनपुर की पीएससी मैंने खुद देखी है। जी तो उसमें कई मापदंड रहते हैं कि अस्पताल की बाउंड्री वाल होगी, व्यवस्थित रूप से नाम लिखा होगा ओपीडी, जहाँ दवाइयाँ लिखी हैं वो अलग, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ अलग लिखी रहेंगी, हैंड वॉश यूनिट है, और जो मेडिकल वेस्ट रखने के लिए अलग अलग तरह के कचरे के डब्बे बने हुए हैं, और जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, उनको कैसे हैंड वॉश करना, उसके लिए एक 5S होता है, 5S होता है, और उनकी से क्वेश्चनायर होता है जो उससे असेसमेंट टीम पहुंचती है। तो उसके लिए हमने टीचर्स की ड्यूटी लगाई है कि वो उनकी से वाइवा लेंगे, और जब तक वो 70% के लेवल तक नहीं आ जाएंगे तब तक उन पे वाइवा लेते रहेंगे, और डॉक्टर से बैठने का टाइम, इन सब पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अपने शहर में पहले शहडोल में पुराने समय में मातृ शिशु दर और मृत्यु शिशु दर शिशु की, नवजात शिशु की ज़्यादा हुआ करती थी। अभी हमारे यहाँ जो हाई रिस्क गर्भवती माता है, यदि उस गर्भवती माता को यदि अपन अपनी निगरानी में रखते हैं तो मातृ शिशु दर और शिशु मृत्यु दर भी वो कम होती है, क्योंकि जब नवजात शिशु यदि एक हाइजीन कंडीशन में पैदा होगा तो उसमें जो नवजात शिशु में जो सांस की प्रॉब्लम होती है, सेफेक्सिया कहते हैं, उसके कारण भी मृत्यु होती है। तो हमने जितनी भी डिलीवरी पॉइंट्स की टेबल है उनको साफ करने का पूरा अभियान चलाया था, और जो स्टाफ नर्स डिलीवरी कराती है उनका 1 डे ओरिएंटेशन प्रशिक्षण अपन ने यहाँ पे जिला चिकित्सालय में रखा था, और ऐसी व्यवस्था करी है कि हफ्ते में 2-3 दिन में एक बार, और हफ्ते में एक बार बहुत अच्छे से डिलीवरी की जो टेबल है उसकी मैट उठा के, क्योंकि उसके अंदर भी ब्लड क्लॉट्स जमा हो जाते हैं कि जो कि इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और एक सुमन हेल्प डेस्क होता है, और हाई रिस्क गर्भवती माता को एक रेड बैंड दिया जाता है, तो जब भी वो दिखाने के लिए पीएससी सीएससी में जाती है तो वो लाइन में नहीं लगती है, जो स्टाफ नर्स रहती है वो देखती है कि हाथ में रेड बैंड है तो उसको ओवरटेक करके बुला लेते हैं। बिल्कुल। फिर जब उसको बताया जाता है कि तुम हाई रिस्क क्यों हो, उसके पति को समझाया जाता है, फिर उसकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जिसको EDD कहते हैं होती है, तो वो हम देते हैं सुमन हेल्प डेस्क में। फिर सुमन हेल्प डेस्क से जब उनको मालूम रहता है कि बुढ़ार में पर्टिकुलर महिला है, उसकी EDD जो है अभी 5 दिन बाद आने वाली है, तो उसके घर वो फ़ोन करेंगे। तो अब जैसे उनके यहाँ ऐसा होता है कि उनके घर में वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई अभी तो उसको कोई पेन भी नहीं आ रहे हैं, अभी तो वो बढ़िया है, जब होगा दर्द तब हम बता देंगे। तो उनको समझाना पड़ता है कि इसमें आपको रिस्क नहीं रहना है, आपको एडवांस में अस्पताल में भर्ती होना है। जब वो एडवांस में अस्पताल में भर्ती होंगे तो यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई सो फार सो गुड, और नहीं तो सिजेरियन करना हो तो ऐसा न हो कि एक आपातकाल की स्थिति में वो महिला लाई जाए। तो इस सिस्टम को हम सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें मातृ शिशु दर को और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। मैडम, चूँकि आपका जो जिला है वो संभागीय मुख्यालय है और आप संभागीय मुख्यालय के मुखिया हैं, ऐसे में संभागीय मुख्यालय यानी संभागीय जिले की जो संवेदनशीलता है, जिले के प्रति सक्रियता है, क्योंकि बाकी के जिले भी आपको फॉलो करते हैं, बाकी कलेक्टर्स भी आपको फॉलो करते हैं, कितना अपने आप को तैयार रखना पड़ता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से? हाँ, यहाँ पे जो चैलेंज है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स में छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, अनूपपुर उमरिया के भी बहुत लोग आते हैं, तो मेडिकल कॉलेज में बाहर के जिलों वाले पेशेंट्स बहुत आते हैं। जब भी उनको कभी समस्या होती है तो मालूम पड़ता है कि राशि उनको कहीं और से मिलेगी, मेडिकल सेट में क्षेत्र में, और बाकी दूसरी कई जगह होती है जहाँ पे एक आता है कि साधन विहीनता हो जाती है, जैसे कि एक आदमी आपके पास खड़ा है पर वो कोई योजना में फिट नहीं बैठ रहा है, और योजना से, और अपन उसको जैसे देख रहे हैं कि मानना है कि वो गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास आयुष्मान कार्ड की पात्रता में नहीं आ रहा है, अब इसको जाना है, और यहाँ पे जैसे शहडोल में कि डॉक्टर ने बोला कि आप किसी बाहर अच्छी जगह जाके इलाज कराइए, अब वो कैसे काम करेगा? तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है कि जब आप साधन विहीन है, अब आप उसको लाभ पहुँचाना है। ऐसे समय में हमारे यहाँ जो निजी डॉक्टर्स हैं वो बहुत मदद करते हैं, और हमारे समाज सेवी लोगों ने भी बहुत मदद करी है। एक दो बार ऐसा हुआ कि बिलासपुर जाना है किसी को ट्रीटमेंट के लिए, अब उनका ट्रीटमेंट बिलासपुर में चल रहा है, उनको फॉलोअप के लिए जाना है, अब जो घर का मुखिया है अब उसके पास में उतने पैसे नहीं, क्योंकि मुखिया ही बीमार है। बिल्कुल। अब पैसे कहाँ से आए? तो हमने एक दो बार ऐसा किया है कि हमने RTO को बोला कि आप इनको बस में बिठवा दीजिए, और कई बार एक दो बार तो मैंने भी अपने पास से दिए, नहीं तो समाज सेवियों से भी दिलवा दिए, और डॉक्टर परिहार भी कई बार बोले आप तो मेरे पास भेज दीजिए, अपन रेड क्रॉस में से
दे देते हैं, तो हम लोग तुरंत दे देते हैं। तो इसका उपयोग तब कर लेते हैं जब किसी कोई हमें ऐसा लगता है कि अब इसको लाभ देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये वाली बात है। चूँकि आप एक लेडी ऑफिसर हैं और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जो रोजगार उन्हें कैसे मजबूत किया जाए, खासतौर से जो ट्राइबल महिलाएं हैं, क्या विशेष प्राथमिकता है आने वाले समय में, और अभी किस तरीके से हम उनको मजबूत आर्थिक रूप से कैसे हम उनको सशक्त करने का जो भी शासन की प्रमुख योजनाएं हैं? इसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है महिला स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह बोल रहे हैं। हाँ, तो जो स्व सहायता 170 स्व सहायता समूह की महिलाएं 1 जुलाई उत्पाद की गतिविधि में भाग ले रही हैं, और 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो हैं हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं स्व सहायता समूह के माध्यम से। अभी हम लोगों ने कालीन बनने के लिए जो पहले यहाँ कालीन बनता था, फिर वो कालीन का जो केंद्र महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से अभी उसका प्रशिक्षण शुरू करवाया है, और अभी 20 महिलाएं कालीन बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं, जिसके लिए उनको 200 या 300 रुपये पर डे का वो भी मिलता है, अनुदान भी मिलता है, और वो ऊन से बहुत अच्छे कालीन बना रही हैं। तो उन महिलाओं से हम मिलने गए थे जहाँ वो कालीन बना रही थी, उनसे मैंने उनसे यही बोला कि हमने कहा जो प्रशिक्षण ले रहे हो उसको छोड़ना मत बीच में, और जो अपना उत्पाद बना रहे हो उसको भी मत छोड़ना, अच्छे कालीन बनाते रहना। स्व सहायता समूह में तो हमने और हल्दी के इसलिए बहुत सी महिलाएं जुड़ी हैं, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि अपने हल्दी में हम लोगों ने पिछले साल इसी वक्त जब हल्दी निकली थी हल्दी महोत्सव बनाया था। तो हमने कृषि वैज्ञानिक बुलाए थे, रायपुर से आए थे, जबलपुर से आए थे, और ग्वालियर से भी आए थे, और अच्छे ऐसे लोग हैं, जैसे अपने यहाँ पे भी एक हैं किसान, वो तब हमने पहली बार देखी ब्लैक हल्दी आती है, और एक आंवला हल्दी आती है, और तरह तरह की हल्दियों की वैरायटी हैं, और हमें उस हल्दी की ज़रूरत रहती है जिसमें कर्क्यूमिन लेवल हाई होता है, तो मेडिसिन के भी उपयोग में आती है। तो इस हल्दी को हमने पहले इंदौर के नमकीन क्लस्टर में पहला ऑर्डर दिलवाया था, वो एक बड़ी उपलब्धि रही, और अब हम इसको एक आकर्षक पाउच में निकाल रहे हैं, और अमेज़ॉन और इंडिया मार्ट पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, और हल्दी की बड़ी यूनिट आती है जिसमें बॉयलर होता है, डिहाइड्रेटर होता है, और साथ में पैकेजिंग यूनिट भी होती है। उन मशीन को हमने अभी DMF में CSR के माध्यम से हम क्रय कर रहे हैं, अभी हमारी हल्दी आ रही है, तो हम इसको हम एक अच्छे पैकेज में लेके और अच्छी प्राइस के साथ बेच कर महिलाओं को लाभ मिलेगा, और 1 जिला उत्पाद की गतिविधि को भी आगे बढ़ावा मिलेगा। बड़ी उपलब्धि होगी ताकि आने वाले समय में किस तरीके से हल्दी का एक हब बन पाए यहाँ। हाँ जी। मैम, चूँकि हमारे यहाँ OPM है, ACCL है, अल्ट्राटेक है, कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो यहाँ की जो संपत्ति है वो लेके जाते हैं, पर किसी तरीके से आने वाले समय में एक सामूहिक बैठक नहीं हुई कि इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया जाए, इसमें क्या पहल होने की ज़रूरत है? क्या ऐसे सामूहिक पहल आपको क्या लगता है कि ऐसा हो कि जिससे इस क्षेत्र में कोई अच्छा प्लांट हो पाए, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल पाए, यहाँ का विकास हो पाए? आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रयास की ज़रूरत हो तो क्या संभव? इस संबंध में CSR की बैठक ली गई है, कई बार हुई है। इन लोगों ने आंगनवाड़ी के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। रिलायंस ने और ACCL ने, OPM ने कोविड काल में जो बच्चे हुए थे बाल कन्या योजना के तहत उन्होंने लिए हैं, गोद लिए हैं। इनके माध्यम से हमें पर मंथ बच्चों के अकाउंट में पैसा जाता है, इस योजना में अनुग्रह राशि भी जाती है। और इन लोगों ने अपने क्षेत्र की इनका जितनी परिधि इनके अंतर्गत आती है उसमें सोया बड़ी बाटी है, और अपना जो मुनगा का पाउडर है वो बच्चों के कुपोषण को सुधारने के लिए बहुत उपयोगी होता है, तो उसका पाउडर उन्होंने दिया है। और आंगनवाड़ी के अंदर लिनोनियम, स्वच्छता की किट जिसमें एक वो हैंड वॉश और पोछा लगाने के जो इक्विपमेंट्स है, और आवश्यक दवाई, खिलौने, ये सब हम लोगों ने इनके साथ किया है। और इसके अलावा जब अपना स्वच्छता अभियान हुआ था तो उनसे CSR मद में जो अपन ने अब देखा होगा, ACCL ने आई लव शहडोल लिखा है बगिया तिराहे पे, और अपने सामने जो कलेक्ट्रेट के सामने वो अल्ट्रा ट्रैक वालों के माध्यम से रखाया गया है।
तो इन कंपनियों में किस तरीके से रोजगार के अवसर लोगों को मिल सकते हैं, स्थानीय बेरोजगारों को, स्थानीय युवकों को, और जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये रोजगार से यदि इन्हें कैसे जोड़ा जाए, इस विषय पर इन लोगों की पॉलिसी के तहत इन लोगों को जो स्थानीय क्षेत्र में जो रोजगार दिया जाना चाहिए उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। बहुत से लोग आते रहते हैं कि वहाँ CCL और अल्ट्राटेक वगैरह में रिलायंस में चाहिए, हम लोग इन लोग पे भेजते हैं। तो इन लोग के अपने हेड ऑफिस से जो भी स्वीकृतियाँ होती है उसके पश्चात इन पे पूरा दबाव अपना रहता है कि लोग अपने क्षेत्र को ले। CCL में लोग हुआ था तो 175 लोगों का हम लोगों ने वहाँ CMD तक भेजा था प्रस्ताव, उसमें सब लोगों को रोजगार देने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन हुआ, शहडोल गाथा, CM साहब ने उसका विमोचन भी किया है। क्या विशेष है उस पुस्तक में? जब मैं शहडोल आई थी नई तो पहले किसी ने बताया कि यहाँ क्षीर सागर देखना है, फिर विराट मंदिर देखना है। जैसे ही ज्वाइन किया सबसे पहले जो हमारे तहसीलदार से बोले कि आपको कंकाली देवी मंदिर चलना है, तब वो अद्भुत एक मंदिर देखा। फिर जितनी बार टूर पे कहीं भी जाते थे, जयसिंह नगर जाएँ आप, गोहपारू जाएँ, रोड के दोनों ओर प्राकृतिक छटा बिखरी हुई है। सोन नदी का इतना सुंदर रूप दिखाई देता है मुरना नदी में। तो एक बात आती थी कि क्या कुछ ऐसा यहाँ पे है कि कोई मुझे एक लिस्ट मिल जाए तो मैं किसी भी टूर पे जाएं तो हम आजू बाजू में कहीं जा सके। तो तब से एक मन में चल रहा था कि एक कॉफ़ी टेबल बुक होना चाहिए जो अपने शहडोल के संस्कृति, पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों की एक बुक हो। और इसको अब जैसे विंध्य क्षेत्र में बांधवगढ़ का नाम आता है हमेशा, बांधवगढ़ का हो गया, संजय गांधी का हो गया, तो मुझे ऐसा लगता था कि अमरकंटक बहुत चलता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक जो टूरिज्म का रूट है उसमें कहीं एक शहडोल से लोग निकल जाते हैं, तो यहाँ पे एक ठहराव के लिए यहाँ पे भी एक अच्छी होटल इंडस्ट्री डेवलप हो। लोग ये सोचे कि इनके रूट में एक शहडोल आना चाहिए। तो एक ये प्रयास किया है अपने जिला पुरातत्व संस्कृति परिषद के माध्यम से एक शहडोल गाथा एक किताब मैंने कॉफी टेबल बुक एक संकलन है, बिल्कुल, जिसमें शहडोल के लोग तो खैर इससे रूबरू है। इसको मेरा मुख्य उद्देश्य है कि पर्यटन में भोपाल में बांधवगढ़ के जितने रिसॉर्ट्स हैं, अमरकंटक में जितने रिसॉर्ट्स हैं, वहाँ पे ये रखी जाए, और जब वहाँ पे जो लोग आएंगे फिर और लोगों को बताएं तो एक पर्यटन के नक्शे पे एक शहडोल एक मील का पत्थर बने। देखिए ये शहडोल गाथा एक किताब है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको कॉफी टेबल बुक के रूप में संकलित किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जैसे भटिया देवी मंदिर है, जो अपने संस्कृति कचूरी कालीन वहाँ देवी माँ की प्रतिमा है, झुंझा दाई है, पचमढ़ा मंदिर सिंहपुर तो अद्भुत है, वहाँ पे पत्थरों से किया हुआ काम इतना सुंदर है वहाँ के। और हमारे रोहनिया का सूर्य मंदिर है, मऊ में जो मंदिर की बिखरी हुई अवशेष है, विराट मंदिर तो इतना अद्भुत है कि जो लोग वहाँ से बांधवगढ़ से हमारे कुछ परिचित निकल जाते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ शहडोल में विराट मंदिर देखा कहीं, तो उसके बारे में पता ही नहीं था। तो मेरा प्रयास है कि इस किताब के माध्यम से लोग यहाँ शहडोल को पर्यटन के लिए जरूर आए। बिल्कुल, अपने पर्यटन की बात करी तो ऐसे में जो बांधवगढ़ है, अमरकंटक है, शहडोल एक संभागीय मुख्यालय है, क्या लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में हम इस शहडोल को यदि हब बनाया जाए, विकसित किया जाए, तो दोनों आसपास हैं, दोनों जो महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे में अगर शहडोल में कुछ ऐसी संभावनाएं बने तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और शहडोल का नाम भी आगे आएगा। उसी उद्देश्य को लिख के इस किताब का संकलन किया है, जो रिसॉर्ट्स में रखेंगे जहाँ से टूरिस्ट आके लौट जाते हैं पर शहडोल नहीं आते, ये उस पॉइंट पे रखी जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम, आप चूँकि एक बैंक की प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, ऐसे में जो बैंक को लेकर लोगों को समस्याएं होती हैं, किस तरीके से, क्या ये दायित्व है, किस तरीके से इसको निभाने की कोशिश की जाती है? खेती किसानी में के क्षेत्र में जो हमारा जो ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, ये एकमात्र ऐसा बैंक है जो कि आप 0% ब्याज पे लोगों को लोन देता है। अब जैसे किसानों को जब लोन दिया जाता है तो बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि जब रबी खरीद के लिए सब्जी के लिए लोन दिया जाता है तो एक टेक्निकल कमेटी होती है कलेक्टर की अध्यक्षता में, जो ये तय करती है कि इसको कितना लोन दिया जाएगा, उसे ऋणमान कहते हैं। तो हमने इस ऋणमान में पिछले वर्षों की तुलना में 5% की वृद्धि की है। जैसे मान लीजिए कि वो समझ लीजिए कि 1 हेक्टेयर में पहले अपन किसी किसान को 25,000 का लोन मिलता था, तो अब 1 हेक्टेयर पे 26 से 27,000 का उसको लोन मिल जाता है। मैम, चूँकि
एक दौर होता था कि कलेक्टर को काम करने के लिए पूरे 7 दिन मिलते थे, पूरा सप्ताह मिलते था, लेकिन अब हम देखते हैं कि सोमवार को टीएल, मंगलवार को जन सुनवाई, बुधवार को वीसी, गुरुवार को कहीं न्यायिक, मतलब ऐसे करके पूरा दिन, पूरा जो समय है वो निकल जाता है। जनता के लिए समय निकालना कितना मुश्किल होता है। इसके लिए अब ये है कि अब शनिवार इतवार की छुट्टी तो छुट्टी नहीं रह जाती है, और हम लोग भी ऑफिस में अब 5:30 बजे का बंधन होता नहीं है, देर तक जब तक काम चलता रहता है। एक बार क्षेत्र में निकल जाए तो फिर लौटने का एजेंडा नहीं रहता। मेरी अपने कार्यकाल में पूरी कोशिश रखी कि जनता से मेरा 1-to-1 संवाद हो। इसके लिए मैं जब भी हम अपने भ्रमण में जाते हैं तो एक हमने रात्रि चौपालों के माध्यम से बिल्कुल बहुत काम किया है। जैसे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में जब प्रारंभिक तौर पर शिविर लगाए गए तो शुरुआत में जब शुरू में जाते थे शिविर में, ग्राम पंचायत में बैठे क्यों लोग नहीं आए, लोग क्यों नहीं आए, अपने मुनादी भी कराई, प्रचार भी किया, तब समझ में आया कि जनता नहीं आएगी, अपन को जनता के पास आना चाहिए, अपन जनता के सेवक हैं, जनता के पास जाना चाहिए। तो अब गांव में जहाँ बैठ के एक इकट्ठी जगह पे चौपाल लगा के बैठे तो अब मालूम पड़ा कि किसान तो सब चले गए खेती में, घर में से महिलाएं बच गई। फिर क्या किया जाए, फिर हमने सबको बोला कि शाम को 6 बजे के बाद अपन चौपाल करेंगे। तो शाम के बाद जब जाते हैं तो किसान भी वापस घर आ जाते हैं, महिलाएं भी अपने वहाँ गांव वगैरह में जल्दी खाना खा लेते हैं। तो 7-1 बजे गांव में आप कहीं भी जगह किसी एक पब्लिक स्थान पे बैठ जाएं, अच्छे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आप उसके सब क्षेत्र में बात हो जाती है कि किसी को पोती की समस्या है, किसी की रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण नहीं हो रहा है, किसी को सीमांकन की समस्या है, किसी को कोटेदार से समस्या है। तो संवाद के लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम हम निकालते हैं, वो होता है शाम को 5 बजे के बाद। और उसी समय जो हम उसको शाम की चौपाल कह लें या रात्रि की चौपाल कह रहे हैं, उसके बहुत अच्छे प्रभाव मिले हैं। पेशा एक्ट को लेकर एक बड़ा सरकार की एक मंशा है कि जन जन तक लोग इसे समझें, इसका उपयोग करें। किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है प्रशासनिक पैसा एक्ट का प्रचार प्रसार में, इसमें पैसा एक्ट में कई गतिविधियां हैं। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव पहले भी आता था, अब और इन लोगों को जागरूक किया। हम लोगों ने जितने भी सरकारी स्कूल हैं इसमें पैसा एक्ट में निबंध प्रतियोगिता, वाद चित्रकला कराई, और जन अभियान परिषद के माध्यम से एक पैसा गीत बनाया है। तो जब भी इनकी विशेष ग्राम सभा हुई है पैसा एक्ट की, उस गीत को बजाया। और इसके बारे में हमने एक किताब बन रही है जिला पंचायत के माध्यम से, पैसा एक्ट, जिसमें इसके बारे में सब लिखा होगा। और हमने इसकी शांति और निवारण समिति बनाई है, जिसमें गांव के जो विवाद है वो शांति निवारण समिति के माध्यम से हल होंगे। और ये भी व्यवस्था बनाई गई है कि पुलिस जो भी FIR करेगी उसकी सूचना ग्राम सभा को। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में क्या गुंजाइश है, क्या बेहतर किया जा सकता है? लेकिन शिक्षा, आप भी जानते हैं, शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है कि हम इसको रोजगार के लिए कहें या जैसे कहें, पर इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उसको मजबूत और ठीक कहा। सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने वाले का डेडिकेशन होना चाहिए और पढ़ने वाले का डेडिकेशन होना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चों का उतना फोकस होना चाहिए। इसके लिए हमने कन्याशाला परिसर बुढ़ार में हमने बच्चियों के साथ संवाद किया था। यहाँ पर जो आदिवासी छात्रावास है, जहाँ पे पहले राज्यपाल जी आए थे, वहाँ बच्चियों के साथ में 2-3 बार संवाद कर चुकी हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब हम कस्तूरबा गांधी छात्रावास में गए थे, एक छात्रा का हमने रूम देखा। वहाँ पे तुरंत हमने नगर पालिका की टीम लेके गए, SCO DPC को लेकर गए। अभी जब बच्चियाँ लौट के आई तो पूरे रूम में अच्छे से पुताई हो, बढ़िया अच्छे बेड, साफ सुथरी चादरें। जब उनको लौट के आएंगे तो उनको लगे कि हाँ, हमें उत्साह होना चाहिए लौट के आने का। अब हम हर छात्रावास को इस तरह से टेकअप कर रहे हैं कि कई छात्रावास तो बहुत ही अच्छे हैं। क्या जो छात्रावास अधीक्षिका बिल्कुल एक मदरली ट्रस्ट दे के रहती है, वही काम कर सकती है। हर बार नौकरी की तरह नहीं होती जब तक आप अपना कुछ व्यक्तिगत इनपुट ना दे, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक यूनिट होता है। हर तरीका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। इसके पहले मेरे कुछ कलेक्टर रहे होंगे, वो हो सकता है कुछ योजना में मेरे से बेहतर कर पाए होंगे, कुछ में ऐसा होता होगा, कुछ में अपनी मानवीय संवेदना किसी में ज़्यादा हर कोई इंसान एक जैसे से तुलना नहीं की जा सकती। तो अब मेरा ये क्षेत्र है कि जैसे छात्रावास में एक अच्छा माहौल मिले, पढ़ाई का अच्छा माहौल मिले, उनको टीचर्स अच्छे मिले। जैसे एक महिला शिक्षा समिति जिसकी कलेक्टर में अध्यक्ष हूँ, तो वहाँ पे हमें बच्चों के साथ 2-3 बार मैंने बातचीत की, तो इसके पिछली बार उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था।
मतलब जितने बच्चे थे उसमें से मुश्किल से 3 या 4 ही फर्स्ट डिवीज़न आए थे। अब हम उनको अभी से उनकी हैंड राइटिंग पे ध्यान दे रहे हैं और डाइट के प्रिंसिपल है, इनसे माध्यम से हमने प्रारूप प्रश्न पत्र लिए हैं, बिल्कुल। तो उनको रोज सॉल्व करा रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो उनका रिजल्ट एक अच्छा आए। बिल्कुल। और इसमें एक सवाल ये भी है मैम कि जो गांव के लोग होते हैं, चाहे वो मजदूर हो, हाँ अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, बड़े स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के जो खर्चे होते हैं जो शासकीय विद्यालय में वो कहीं ज़्यादा 40 से 50 हज़ार रुपये उनके पेमेंट, लेकिन यहाँ तो कन्याशाला परिसर में उसमें सब फुल स्ट्रेंथ में है। बिल्कुल। और अब आपके यहाँ जो ज्ञानोदय, एकलव्य इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पे बने हैं कि यहाँ पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी तो सीएम राइज भी, हाँ सीएम राइज उसकी और एक पहल है। सीएम राइज में एडमिशन के लिए हमारे पास अभी से आने लगा कि सीएम राइज में एडमिशन कैसे हो जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी। पर ये ट्रेंड टीचर्स आ रहे हैं, वो टीचर्स की भी शासन बहुत गंभीर मॉनिटरिंग करता है। उन्होंने कितने अटेंडेंस, उनके पढ़ाने की क्वालिटी पे भी बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल शिक्षण मैम 2023 मिशन 2023 किन किन मुद्दों को लेकर प्रशासन, ज़िला प्रशासन काम करने वाला है? सबसे शहर के क्षेत्र में देखा जाए तो साफ सफाई और यहाँ की जो खराब सड़कें हैं वो अच्छी सड़क बन जाए, ये मेरी एक प्राथमिकता में रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, अब अस्पताल का बढ़िया कायाकल्प चल रहा है, तो मरीज आए एक अच्छे कंफर्ट में दिखाने के लिए आए, अच्छा उनका गुणवत्तापूर्ण इलाज हो, हर छात्रावास बहुत अच्छे से साफ सफाई में रहें, बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, एक उनको ऐसा एम्बियंस मिल पाए जिसमें पढ़ाई की तरफ फोकस रहें। और ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी हमारी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की जो योजनाएं थी वो इतनी अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं थी जो सीधे आम जनता से जुड़ी हुई थी। अभी भी हमारी ये कोशिश रही कि इनमें से कोई हितग्राही यदि छूट गया हो तो हम उसको और कवर कर सकें। ये जो सीवर प्रोजेक्ट चल रहा है मैम, लगातार इस पर जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान होती थी क्योंकि बरसात का पूरा टाइम गुजरा, कई घटनाएं भी घटी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसको कितना बेहतर तरीके से और इसको इन कंपनी को करने की ज़रूरत थी? सीवर प्रोजेक्ट में जो शहर में काम चल रहे हैं इसमें इनकी जो कार्य योजना है, 2 घरों को जोड़ के एक बॉक्स बनाते हैं होल, तो उसके बाद उसको एक मेन होल से जोड़ते हैं, फिर उसके बाद इनका जो पूरा अंदर जो एक बड़ा सा पाइप है वो डलता है। पहले ये लोग टेम्परेरी रिस्टोरेशन करते हैं, फिर उसके 48 घंटे बाद ये परमानेंट रिस्टोरेशन करते हैं। तो पहला वाला रिस्टोरेशन होता है वो जब खोदते हैं उसके अंदर पाइप डालते हैं, फिर मट्टी जाते हैं, फिर उनके पास एक हैंडलिंग मशीन है, जंपिंग मशीन जिसे कहते हैं, उससे करके उसको एक लेवल पे ले आते हैं। तो अब ये काम में जहाँ पे जब कभी सड़क खोदते हैं तो हम लोग उनसे कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसको टेम्परेरी रिस्टोरेशन करो। जहाँ भी काम करें उनकी गुणवत्ता पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, इस पे इनके पानी के छिड़काव पे ध्यान देते हैं। और जहाँ पे इनके परमानेंट हो रहे हैं तो यदि वो सीसी है तो सीसी में, और यदि डामर है तो डामर में इनको करना है। तो जहाँ जहाँ उन्होंने किया इसके लिए हम कई बार इनके नोटिस भी देते हैं, कई बार इनके साथ क्षेत्र में जाके इन पे मॉनिटरिंग करते हैं कि जनता को कम से कम कष्ट हो और मतलब रोड मोटरेबल रहे, लोगों को आवागमन में सुविधा ना हो, उसका पूरा ध्यान। बिल्कुल। आपके इस छोटे से कार्यकाल में राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक के कार्यक्रम आपने संपन्न कराए, आपको क्या लगता है कि बड़े कार्यक्रम होके कि अपने आप को सफल मान रही है या कुछ और बेहतर? बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए और संतुष्ट रहे, ऐसा मेरे को लगता है। और राष्ट्रपति जी मैडम आई तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उनका आगमन हुआ, 3-4 घंटे 24 घंटे काम चला और लगभग 1 लाख से ऊपर लोग आए थे। इतने सारे लोगों को आए और हमने उनको लंच पैकेट दिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था और शौचालयों की व्यवस्था और उनके लिए बस की पार्किंग का इंतज़ाम करना और उनको सकुशल बिना किसी कैजुअलिटी के रवाना करना बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल। जो पूरा हुआ और हमने उनको प्रदर्शनी के माध्यम से अपने शहडोल ज़िले की गतिविधियां भी दिखाई जो मैडम ने बहुत ध्यानपूर्वक देखी। राष्ट्रपति जी ने कुछ इस ज़िले के लिए कुछ और उनका कुछ विचार या कुछ आपके लिए कुछ निर्देश थे? हम लोगों ने आदिवासी जनजातीय जीवन को चित्रण करने वाली एक झांकी बनाई हुई थी उनके हेलीकॉप्टर से मंच तक के बीच में, जिसमें कि मट्टी की
झोपड़ियाँ बनाई थी। उसमें वो लोग जो पूजा करते हैं, उनके जो देवता होते हैं, उनके जो पेड़ होते हैं, उनकी जो चक्की है, और एक आर्टिफिशियल कुआं था जिसमें से वो पानी कैसे निकालते हैं, और एक छोटी से पैच में धान भी बोई हुई थी। तो और ये सब एक अच्छे से इसको एक जीवंत झांकी के रूप में दिखाया था। वो उन्होंने उस पर काफ़ी वक्त गुजारा, और हमारी जो विभिन्न योजना के लाभार्थी थे, जो बच्चे थे जो नीट में, क्लेट में, जेई में पास हुए हैं और ऐसी योजनाओं से लाभान्वित भी थे, उन सब से वो मिली हैं अच्छे से, उनके साथ उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई। यहाँ की जो विधायिका हैं वो भी महिला हैं, सांसद हैं वो भी महिला हैं, और आप एक प्रशासनिक पद पे हैं। क्या समन्वय रहता है, और ख़ासतौर से महिला वित्त आयोग की बात करें वो भी महिला हैं, तो ऐसे में आपकी कोई महिलाओं के लिए इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मंत्रणा या कोई समन्वय सामंजस्य किस तरीके से बात होती है आपकी? हमारी जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र में बहुत एक्टिव है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ उनके माध्यम से मुझे मालूम पड़ता रहता है कि कहाँ कौन सी समस्या है, और चूँकि हम लोग महिलाएं हैं तो हम लोग में संवाद बहुत अच्छा होता है। कई तरह की हम लोग के आपस में अच्छी बातचीत रहती है, बातचीतें होती रहती हैं। कई विषय उनके संज्ञान में मेरे लाए जाते हैं जिनको कि हम तत्परतापूर्वक पूरा करने। हाँ, अच्छा मैडम, कभी ऐसा लगता है कि आप यदि महिला की जगह पुरुष ऑफिसर होती तो कुछ काम और बेहतर कर पाती अपेक्षाकृत अभी जो कर रहे? महिला है तो ज़्यादा बेहतर महिलाओं में संवेदनशीलता ज़्यादा होती है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है पुरुषों की बजाय महिलाएं ज़्यादा संवेदनशीलता बिल्कुल से काम करती है, क्योंकि रात बेरात बाहर निकलने में, फील्ड में जाने में कोई कमी नहीं रहती, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पर जो लोग होते हैं वो हमसे, खासकर महिलाएं, हाथ पकड़ लेती है ना, हाथ पकड़ पकड़ के बात कर लेती है, बिठा लेती है, तो वो जो है मुझे तो लगता है महिला ही होने के नाते है। बिल्कुल। अच्छा मैम, महिलाओं ऑफिसर्स हो या जिस क्षेत्र में भी हो, एक जो पूर्वाग्रह है उनके प्रति की महिलाएं हैं, तो ऐसा क्या इस पूर्वाग्रह को आप किस तरीके से तोड़ना चाहेंगे, इस बेड़ियों से आगे कैसे बढ़ना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो लोग एक महिलाओं के साथ एक बात बताएं, जैसे जो लोग भी एक गलत तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे सरकारी तंत्र में या किसी भी तरह में, तो महिला अधिकारी देख के थोड़े से सोचते हैं कि अरे इनसे क्या बात करें, ये तो लड़ने लगेंगे। तो हम लोग के तक लोग किसी तरह का अवांछित लाभ लेके नहीं आ पाते। हाँ, बिल्कुल। कि मैडम मान जाएंगी या मैडम को इसके साथ बात कर लेंगे, तो क्योंकि आ ही नहीं पाते। नहीं तो ये भी तो ऑफिस में आते टू द पॉइंट बात होती है। नहीं तो ये भी जो नियम से होता है वो बिल्कुल, नहीं तो ये भी तो एक महत्वपूर्ण है कि महिलाओं का हृदय जो है काफ़ी कोमल होता है, ऐसे में वो मान भी जाएंगे, इसलिए भी कभी कभी कुछ काम नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। मैडम, एक आखिरी सवाल अपने बिरादरी की ओर से, पत्रकारों के लिए क्या विशेष होने वाला है, और एक जो उनमें एक कहीं ना कहीं हीन भावना जो आ रही है कि हमारे खबरों पर जो कार्रवाइयाँ होती हैं या हमारे खबरों पर जो है विशेष रूप से एक पहल नहीं हो पाती है, कई खबरें कई बार छपती हैं, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई या विभाग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, क्या वजह है? हमने सभी अधिकारियों को बार बार निर्देश दिए कि यदि कोई अखबार में घटना छपी है तो पहले उसको पढ़ें, समझें, उसकी हकीकत जानें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अखबार में कोई घटना छपती है, तो यदि हमको ऐसा लगता है कि पहले उस अधिकारी से पूछ लिया होता उस न्यूज़ को बनने के पहले, तो हो सकता है कि वो उतनी गंभीर होती नहीं है जिस गंभीरता के रूप में वो आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रभाव पड़ता है कि जैसे कहीं कोई गंभीर है, कोई घटना हुई है किसी के घायल होने की, तो अखबार के माध्यम से प्रशासन तत्काल सजग होता जाता है। कई बार पूरा प्रशासन पूरे शहर टाइम एक मतलब घर के आगे तो नहीं ध्यान रख सकता। हमारे जो पत्रकार हैं वही हमें कई बार जनता की खबरों से अंदर बिल्कुल बिल्कुल आईना की तरह चीज़ों को, आईने की तरह चीज़ें जब सामने आती हैं, पर जब कई बार ऐसा होता है कि हमेशा खंडन देते हैं कि उसको सही रूप में लोगों के सामने आ पाए, और यदि कई बार अखबार के सामने से आते हैं तो कोई भी प्रयास होता है तो हम ये भी बताते हैं कि हाँ आपके प्रयास से ये खबर आई थी तो उस पर ये कार्रवाई हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खबर की बात हुई। जिस तरीके से कुछ जो पत्रकार हैं वो 60 प्लेस हैं, लेकिन सहयोग बस कोई किसी को अधिमान्यता नहीं मिली या किसी को, तो वो जो साधन सुविधाएं हैं प्रशासनिक तौर पर, सरकारी तौर पर, और क्या कुछ विशेष प्रयास की ज़रूरत है कि जिनका पूरा जीवन ही पत्रकारिता के क्षेत्र पे निकल गया है, अब वो स्थिति पे नहीं है कि कलम चला सकें, गाड़ी चला सकें, उनका जीविकोपार्जन हो सके, ऐसे में आपको क्या लगता है क्या बेहतर करने की ज़रूरत है उनके लिए? अब यदि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में पहले उन्होंने अच्छा समय गुजारा है,
और अब उस क्षेत्र में नहीं हैं, तो उनके लिए क्या बेहतरी के लिए किया जा सकता है, इसके लिए उनके साथ एक 1-to-1 संवाद होना बहुत ज़रूरी है। हम उनके बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं या उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी क्या आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ति कराने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। जैसे उनको किसी चीज़ की शासकीय योजना के लाभ में आना है या उनको किस तरह से प्रशासनिक रूप से मदद की जा सकती है, उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि अपन इस तरह के यदि आपके पास कोई लिस्टिंग है तो उनसे अपन एक संवाद कर लेते हैं। बिल्कुल उनके साथ एक बार बैठ के उनका हेल्थ चेकअप हो सकता है, बिल्कुल 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 मेडिकल कॉलेज में कैंप लगाया जा सकता है। उनके पास एक अपना एक हेल्थ कार्ड हो, उसमें एक नंबर हो, उनको कोई भी चीज़ की जब ज़रूरत पड़े तो उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, तो ये थी संवेदना का दूसरा नाम वंदना वैद्य जी, और लगातार हमें 2022 से लेकर 2023 तक का सफ़र कैसा रहा, पिछला अगला कैसा होने वाला है, तमाम शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं और खुद जो उनके कुछ प्लान हैं इस आदिवासी बहुल ज़िले को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, कैसे सशक्त किया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर वो चर्चा कर रही थी और कैसी सफलता रही और आने वाले समय में कितना बेहतर किया जा सकता है इस क्षेत्र को, हमसे बातचीत कर रहे थे। मैडम, इस पूरे कार्यक्रम में और जिस तरीके से आपने बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया और आने वाले समय में कितना बेहतर इस ज़िले को देखती हैं और कलेक्टर के रूप में क्या बेहतर करना चाहती हैं, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए और आने वाले समय में आपके पूरे प्रशासनिक अमलों को हमारे प्रजा प्रवक्ता टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ और आपको एक बार पुनः धन्यवाद। 2023 के नववर्ष के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस नए वर्ष के साथ ऐसा लग रहा है हल्के से कोरोना फिर से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो मेरे सभी शहरवासियों से अपील है कि जो नववर्ष का जो भी उत्साह से अपना जो भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे उसमें कोरोना गाइडलाइन का थोड़ा पालन करें, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह, और रात को 12 बजे से पूर्व अपने घरों में सुरक्षित लौट जाएं। बिल्कुल, तो कोरोना से पहले हम डरते थे, लेकिन हम अब इतने मजबूती के साथ कोरोना के सामने आए कि कोरोना हमसे डरने लगे, शायद यही भावना थी मैम की। और एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत बधाइयाँ और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।